Hello, my dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss mock test number 5 and uploading mock test number 6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मॉक टेस्ट नंबर 5 की आंसर की सेंड कर रहा हूँ, देख लो एक बार, नोट कर लीजिए। और जो आपने सॉल्व किए होंगे उन क्वेश्चनों से ये मैच कीजिए। पर्टिकुलरली जो आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन है उनको चेक करना, और जो मैं आपको डिस्कशन करूंगा आज पेपर का उससे चेक कीजिए उसको कि क्वेश्चन को करेक्ट कैसे किया जाता है। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 5 की आंसर की है। फिर इसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट नंबर 6 को अपलोड कर रहा हूँ, देख लीजिए आप। मॉक टेस्ट नंबर 6, मॉक टेस्ट नंबर 6 मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप एक बार नोटिस कर ले। फिर आप इसको आंसर की जैसे औरों की तरह करते हैं वैसे ही करना। फिर इसका मैं आपको आंसर की भेजूंगा, फिर आप मैच करना। तो ये है साहब आपके पास में मॉक टेस्ट नंबर 6, जिसको मैंने कंप्लीटली डाल दिया है। अब आप इसको चेक करना, जिससे अगली क्लास में मैं इसका डिस्कशन करूँ। देखिए अब मैं आपको आज मॉक टेस्ट नंबर 5 डिस्कस करूंगा। मॉक टेस्ट नंबर 5 आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए तो आप, ये आपके पास में साहब मॉक टेस्ट नंबर 5 है। देखो अब आप यहां से शुरू, एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, आप ध्यान से देखें और फिर आप अपने हिसाब से उसको नोट करें और डिस्कशन में देखना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है आपको इन बोर ऑर्बिट के अंदर। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट के अंदर दे रखी है 2.1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट डे ब्रोगली वेवलेंथ। तो डे ब्रोगली वेवलेंथ है मेटरनल पार्टिकल के, वो होती है वेवलेंथ इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एच आपको मालूम प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34। अच्छा ऐसा यूनिट में होती है इसकी जूल सेकंड। इसको जूल सेकंड को ऐसा यूनिट में केजी में लिखा जाता है, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये तो हो गया एच प्लैंक कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन के मास लिखे किलोग्राम में 9.1 इंटू 10⁻31। यूनिट क्या बोलेंगे? केजी, ऐसा यूनिट में लो। और वेलोसिटी आपको दे रखी है इलेक्ट्रॉन की कितनी? 2.1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। लो साहब ये मीटर पर सेकेंड। तो आप यूनिटों को ध्यान रखो, पर सेकेंड, एक मीटर से मीटर कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल, तो आपका आंसर किसके अंदर आ जाएगा? मीटर में। कुछ नहीं करना है, ज्यादा सोल्व नहीं करना है इसको। देखो एक बार ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपके पास में 10⁻⁻25। ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10⁻⁹। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये नियरली, देखो वैसे रफली क्या करो, आपके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि जो पूरा करे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो नियरली 18 के आसपास आ जाएगा। 6 से डिवाइड कीजिए इसको, 18, इसको 6.6 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर शुरू होगा 0.3 के साथ। 0.3 समथिंग समथिंग इंटू 10⁻⁻3। अच्छा -9, इसको मैं लिखूंगा तो 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻10। अब ये किस में था? मीटर में। और आपको पता है 10⁻10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम। तो आंसर आएगा 3.4 एंगस्ट्रम। एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन सेकंड को देखो। इक्वल मोलिलिटी ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन। 3 एसिड है, उनकी मोलिलिटी इक्वल है। ठीक है, आपको बताना है, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब वाटर में बने हुए हैं, तो आपको बताना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दीज सॉल्यूशंस। तो ध्यान रखें दोस्तों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है आपके पास में जब इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं तो आप लिखते हो आई KF इंटू एम। मोलिलिटी सेम है, KF सेम है, आई चेक करना है। आई क्या चीज है? वन हाफ फैक्टर, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला है आपके पास में 1 + अल्फा n-1। तो सबके सब एसिड हैं तो इसलिए एन तो वैल्यू आ जाएगी 2। अल्फा चेक करना है। अब आपको अल्फा का मतलब होता है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उतना ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये रहेगी, एसिटिक एसिड सबसे वीक रहेगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब सबसे आई ज्यादा इसका, जिसका आई ज्यादा मिलेगा वन टाफ फैक्टर, उसका डेल्टा TF भी ज्यादा। तो आंसर आपके पास में फर्स्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो। किससे बताया मैंने? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आई देखना है, वन टाफ फैक्टर चेक करना। क्वेश्चन नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर दे रखा है 18.1 mmHg। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसके अंदर क्या है? 36 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व कर रखा है 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब आपको पता है, देखो मैं आपको बताऊं, उसका वॉटराउट्स लॉ में पहली पॉइंट ये था, जब कोई नॉन वोलेटाइल डाल रखा हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। क्या है यहाँ पर वोलेटाइल कंपोनेंट? वाटर। ये सॉल्यूट नहीं, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो तो कांस्टेंट लिख देते हो, ये आता है PS इक्वल्स टू P नोड इंटू XA। और मैं इसको लिख सकता हूँ PS/P नोड इक्वल्स टू XA। अब XA तो क्या चीज है? वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी वाटर की मोल फ्रैक्शन। कितनी दे रखे हैं वाटर के मोल? ध्यान से देखो, वाटर की अमाउंट दे रखी है आपको 450 ग्राम।
इसको मोल में बदलना हो 18 से डिवाइड करो तो 25 मोल, 25 मोल तो वाटर। और ग्लूकोज आपको दे रखी है, वेपर प्रेशर कितना, कितने डिजोल्व कर रखी है, 36 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, इसलिए इसके मोल था 0.2। अब रख दो आप, तो पीएस पूछा है तो पीएस पी नोट आपको दे रखा है 18.1। इसमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के रखिए, उसके मोल कितने 25 और टोटल मोल कितने हो गए 25.2। तो ये वैल्यू 18.1 है ना, ये ध्यान रखना, और ये 25 है 25.2, तो 18 से थोड़ी सी कम आएगी, सोल्व कर ले आप, 17.9 आएगा। अगला क्वेश्चन है पीके दे रखा है वीक एसिड और वीक बेस दोनों के, ठीक है, रेस्पेक्टिवली पीएच ऑफ देयर सॉल्ट। आप ध्यान रखना कि ये सॉल्ट है किसका है, वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ। अच्छा, जो इस तरह के सॉल्ट होते हैं आपको पता है कि उसमें दोनों ही आयनों का हाइड्रोलाइसिस होता है, और जो पीएच है इन दोनों के रिलेटिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है, और कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। उसका फॉर्मूला है पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी, ये दोनों चीज गिवन है। पीके ए भी दे रखा है, पीके भी दे रखा है, इनको डिवाइड कर लो 2 से, तो आंसर आपका 6.9 आ जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार। कंजुगेटेड एसिड ऑफ NH2 नेगेटिव। अब किसे कहते हैं कंजुगेटेड एसिड, ध्यान से सुनो। जब कोई बेस H प्लस आयन गेन करता हो तो न्यू स्पीसीज जो बनती है उसे कहते हैं कंजुगेटेड एसिड। आंसर अमोनिया। लिख रखा विच वन इज नॉट ए नेगेटिवली सॉल्व, तो ध्यान रखना आपकी बुक से लिया गया है। मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड ये कहते होते हैं पॉजिटिवली सॉल्व, बाकी ये सभी नेगेटिवली हैं। आगे ये प्रेशर इज रिड्यूस्ड एट इक्विलिब्रियम स्टेट देन। अच्छा, इक्विलिब्रियम स्टेट पर यदि प्रेशर कम कर दिया जाए तो क्या होगा, तो देखो आपको ध्यान से सुन लो, या तो आप फेज डायग्राम से कर लिया करो या लीचे टेलर प्रिंसिपल से, वैसे फेज डायग्राम याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये देखो इसका, ये जो ट्रिपल पॉइंट है ना, आइस वाटर गैस, उसका फेज डायग्राम है। इधर होता है सॉलिड यानी आइस, इधर होता है लिक्विड वाटर, और ये है गैस, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पर जहां भी ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगी उस पॉइंट को, या उस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है और ये था प्रेशर है, तो उस टेम्परेचर को कहेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट, और ये हो गया उसका रेस्पेक्टिव प्रेशर। ये जो टेम्परेचर यहाँ पर जो भी लाइन है, ये लिक्विड है, ये गैस, ये क्या बोला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब पहला पॉइंट समझा देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज। अब सुनना, जैसे मैंने ये देखो, ये आइस और ये था, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, तो ये तो साफ प्रेशर था और ये इसका मेल्टिंग पॉइंट था। वो कह रहे थे हमने प्रेशर को क्या कर दिया, प्रेशर को क्या कर दिया, रिड्यूस, तो इस प्रेशर से कम कर दो, यहाँ कर दो प्रेशर, यहाँ कर देंगे तो अब देखो आप मेल्टिंग पॉइंट को क्या होगा, बोले पहले से ज्यादा हो जाएगा, तो फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है। ऐसे इसको चेक कर लीजिए। हाइड्राइड आयन विच करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। आप ध्यान से सुन लो, पिछली बार मैंने क्वेश्चन डाला था हाइड्रोजन के लिए, यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ऑर्बिटल की एनर्जी ओनली एंड ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, और जो पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं लाइक एज हाइड्राइड या और भी ज्यादा, उनकी एनर्जी डिपेंड करती है N+L रूल पर। तो N+L रूल लगाओ और ऑर्बिटल की एनर्जी देखो, तो देखो यहाँ पर N+L, इधर देखो 4, ये भी 4, N की वैल्यू कम, ये आपके पास में 5, ये 5, और ये हो जाएगा आपके पास में 6, तो आंसर डी। अगला क्वेश्चन, अरेंज दीज मेटल, उनके पोटेंशियल दे रखे हैं आपको, कैसे करने, रिड्यूसिंग पावर के रेस्पेक्ट में। अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है, आपको समझा देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोडों का अरेंजमेंट है, ठीक है, जैसे मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है SHE के रेस्पेक्ट में, ये लिखते हो आप SHE। सबसे टॉप पे कौन से आते हैं, S ब्लॉक के मेटल। S ब्लॉक का पोटेंशियल सबसे कम है, सबसे कम, जैसे लिथियम का होता है सबसे कम 3.05 वोल्ट, फिर उसके बाद में SHE का 0, फिर फ्लोरीन का हो जाता है 2.87 वोल्ट, समझ गए, ये फ्लोरीन का है। तो इस तरह से ये पोटेंशियल बढ़ता हुआ है, इसका मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से देखो, एस ब्लॉक का तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम वाले को बोलो बेस्ट, ठीक है। तो अब आप इसको अरेंज कर लो, पोटेंशियल आपको दे रखें, तो देखो सबसे कम तो पोटेशियम का, फिर मैग्नीशियम का, क्रोमियम का, फिर Hg का, सबसे कम क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा किसका आएगा, मरकरी, ये इसका Ag का, चेक करो 0.8, तो बी ऑप्शन 9 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा हूं 10, देखो 10, ये 2 बार दे चुका हूं मैं, आप ध्यान रखना। ये तो आपके पास में टेरिथैलिक एसिड और ये इथाइलिन ग्लाइकोल, तो एस्टर बनाओ, ये तो एसिडिक ग्रुप है और ये एल्कोहलिक ग्रुप है। इथाइलिन ग्लाइकोल समझते हो ना, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये एसिड और एल्कोहल के रिएक्शन से क्या बनता है, एस्टर। अब उस एस्टर में आप ध्यान रखना, एस्टरिफिकेशन में एल्कोहल का तो आता है H, और एसिड का क्या आता है एक्चुअल में OH, यहां से वाटर बाहर निकलता है, इसलिए पहले पॉइंट को इसी को देखो, ये तो बन गया एस्टर, पॉलीएस्टर सीरीज है, एल्कोहल का H फिर छोड़ दो, इसका OH, आंसर फर्स्ट, क्लियर। और इसको टेरिलीन कहते हैं, आप ध्यान रखना, तो पॉलीएस्टर सीरीज में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैच द कॉलम। इधर कुछ दे रखे हैं और ये आपको रिएजेंट दे रखे हैं जो इनको आइडेंटिफाई कर दे, तो देखो इन फिनोल और ब्रोमीन इससे रिएक्शन कराओगे तो दोनों के साथ येलो पीपीटी, इसलिए पता नहीं लगेगा, ध्यान से देखिए, फिनोल और इसके रिएक्शन कराएंगे, दोनों के संग क्या देता है, ये व्हाइट पीपीटी, सॉरी व्हाइट पीपीटी, किसका 246
ट्राइब्रोमोफिनोल और 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, इसलिए डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। क्लोरोफॉर्म और एनएच से कर लो, क्लोरोफॉर्म एनएच से कराओगे तो ये जो आपको पता है प्राइमरी अमीन, ये किस में बदल जाता है, आइसोसाइनाइड में, ऑफेंसिव स्मेल, इसलिए करेक्टरिस्टिक बैड ऑर्डर, ठीक है, इसलिए ये इसको डिफरेंशिएट कर देगा। इसके संग सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा जिसमें ऐसी कोई स्मेल नहीं आती। अगला पॉइंट, एक तो दे रखा है आपको मैंने ये इथेल के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा रखा है, एक मिथाइल, आयोडोफॉर्म टेस्ट कर लो, क्योंकि आयोडोफॉर्म मिथाइल कीटोन येलो पीपीटी देते हैं, आयोडोफॉर्म ये नहीं देगा। आगे लिख रखा है, ये तो लिखी हुई है देखना टर्मिनल एल्काइन, और ये लिख रखी है नॉन टर्मिनल। तो जो टर्मिनल एल्काइन होती है वो क्यूप्रस क्लोराइड के अमोनिकल सॉल्यूशन के साथ रेड पीपीटी देती हैं, तो ये तो दे देगी रेड पीपीटी, ये नहीं देगी। ठीक इसी तरह ये एल्केन है, ये एल्कीन है, तो एल्कीन जो बेयर ये जो वाटर ब्रोमीन वाटर है इसको डिकलराइज कर, ये रेडिश कलर का होता है ब्रोमीन वाटर, इसमें ले लो या CCl4 में ले लो, तो एल्कीन के संग इसकी रिएक्शन हो जाएगी, एल्केन के संग नहीं। तो ऐसा आप इसमें मैच करो। वैसे तो मैं आपको बताऊं यदि आप ध्यान से करें तो एक से ही हो जाता है। जैसे ये P है, P के साथ में कौन सा बैठेगा, 2, चेक कर लो, P के साथ 2 एक ही ऑप्शन है, थर्ड आंसर बस खत्म। नेक्स्ट, फिनोल यहाँ भी इसी तरह का है, व्हाइट पीपीटी विद ब्रोमीन वाटर, तो फिनोल व्हाइट पीपीटी देता है, व्हाइट पीपीटी देता है ब्रोमीन वाटर के साथ, सही है। दूसरा एसिटिक एसिड इवोल्व करता है CO2 विद सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिडिक नेचर का है, ये आपके पास में कार्बोनिल ग्रुप ब्रेडी रिएजेंट के संग ऑरेंज रेड क्रिस्टल देते हैं, सही है ये भी बात। ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड, तो ये जब सिल्वर डालोगे तो AgCl तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और ये टर्सरी कैटायन बनेगा जो स्टेबल होता है, तो ये व्हाइट पीपीटी दे देगा। तो 12 का आंसर इसी तरह से आप मैच करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझा रहा हूँ 12 के बाद में 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव, अच्छा इसमें भी किसी एक से कर सकते हो आप, जैसे P क्या देगा, फर्स्ट से डिफरेंशिएट हो गया है, क्यू P किससे हो गया, फर्स्ट से, तो इसका मतलब भी आंसर होने की प्रोबेबिलिटी। सेकंड को चेक कर लो, Q के लिए क्या करेगा, CO2 इवोल्व करता है, बल ठीक है साहब ये भी हो जाएगा है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टोटोमेरिज्म, अब टोटोमेरिज्म को मैं कई बार समझा चुका हूँ, एक बार सुन लो, जैसे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या और कोई हो, यानी ये जो अनसैचुरेटेड ग्रुप है ना, ये सैचुरेटेड कार्बन जुड़ा होना चाहिए, इस पे अल्फा H होना चाहिए, तब क्या है कि वो जो हाइड्रोजन वो माइग्रेट होता रहता है वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर, इसी को कहते हैं टोटोमेरिज्म। तो इसका मतलब एसीटोन भी शो करता है, एसिटाल्डिहाइड भी करता है, ब्यूटेन 2 भी करता है, सभी करते हैं, तो डी आंसर। विच डज नॉट अंडरगो टुवर्ड फ्यूटल काफ्ट रिएक्शन, एक तो एनिलीन और एक नाइट्रोबेंजीन, देखो बहुत बड़े, बस ये दोनों में से चेक करना है। एक तो मैं आपको बताता रहता हूं, उसको फिर सुन लो, यदि रिंग पर कोई डीएक्टिवेटर ग्रुप लगाओ, यानी -M का लगाओ, डीएक्टिवेटर भी पर्टिकुलरली किसका, -M, जैसे नाइट्रो, तो ऐसी रिंग क्या है, डीएक्टिवेट हो जाती है, जिससे फ्यूटल काफ्ट के जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना वीक, उनके साथ रिएक्शन नहीं देती। एनिलीन में एक दूसरी बात है, एनिलीन भी नहीं देती है, उसका रीजन क्या है कि एनिलीन इटसेल्फ इज ए बेस, और जो फ्यूटल काफ्ट है उसमें कैटलिस्ट दिया जाता है लुईस एसिड, तो लुईस एसिड के एम्प्टी ऑर्बिटल में एल्यूमिनियम के साथ ये क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो रिंग जैसे नाइट्रोबेंजीन की डीएक्टिवेट होती है उसी तरह से एनिलीनियम आयन की भी डीएक्टिवेट हो जाती है, इसलिए दोनों ही नहीं देते। आंसर 14 का लिखेंगे आप, C बोथ। क्वेश्चन नेक्स्ट समझा रहा हूं 15, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फ्रीजिंग ऑफ द 1 मोल ऑफ वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस में बनाना 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, कांस्टेंट प्रेशर 1 atm, फ्यूजन एंथैल्पी। आप सुनना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सुनिए, ये एनसीईआरटी की बुक से है, मैंने हालांकि थोड़ा डेटा वगैरह आगे नहीं करके, वो बड़ा क्वेश्चन था छोटा किया है। तो देखो आप समझो, ये H2O लिक्विड कितने पर है साहब, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आपको एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी थी किसकी, जब ये सॉलिड आइस में बदल जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सुनो, पहले सबसे पहले तो इसके अंदर हो जाएगा साहब कूलिंग, तो ये जो लिक्विड है इस लिक्विड में करो इसको कितने पर, 10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पाएगा तो ये आपके पास में रिवर्सिबल प्रोसेस, तो एक तो यहां से फाइंड करनी थी, तो ये तो डेल्टा H करोगे तो ये तो होती है साहब NCP T2 - T1, T2 भी दे रखा है, T1 भी, तो चेंज निकाल लेना। NCP लिक्विड वाटर की गिवन है क्वेश्चन में, लिक्विड वाटर की CP गिवन है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है लिक्विड वाटर की CP, देखो ये रही, तो ये वैल्यू आ गई था आपके पास में, एक मोल है 75.3 और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10, तो ये इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गई जाएगी 753 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ है, नेगेटिव में कम हुआ है। अच्छा फिर ये हो गई था आपके पास में फ्यूजन एंथैल्पी, क्या हो गई ये फ्यूजन एंथैल्पी, फ्यूजन एंथैल्पी दे रखी है सॉलिड से लिक्विड, वो तो एंडोथर्मिक है, ये तो है जो सॉलिड से लिक्विड में, तो आपको देनी पड़ेगी, और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो बाहर निकलेगी, इसलिए ये साइन लगेगा -6 किलो जूल में दे रखा है, जिसको जूल में कन्वर्ट कर लो, तो इसका आंसर था 6753। क्या चीज बोलेंगे आप, इसको जूल या किलो जूल में बोलना चाहो तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, चेक कर लो, इसलिए इसका आंसर क्या दे रखा है हमने, D, यदि एग्जैक्ट लिखते तो ये आंसर लिखते, चेक कर लीजिए, क्लियर।
एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट टू CO2। आप समझो, ग्रेफाइट को जब बर्न करोगे CO2 के लिए, कंबशन का मतलब इतनी है, तो कितनी हीट निकलती है देखो वैल्यू में, 393.5 किलो जूल। किलो जूल का मतलब एक मोल से का मतलब 44 ग्राम से, वो पूछ रहा है 33 ग्राम से आंसर, 33 ग्राम से बतानी है तो 295 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। विच ट्रांजिशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन वुड रिलीज हाईएस्ट वेवलेंथ। आप ध्यान रखना कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। जब वेवलेंथ सबसे ज्यादा पूछना चाहते हैं तो एनर्जी सबसे कम आनी चाहिए। देखो 4 से 2 में और 3 से 2 में, तो इन दोनों में एनर्जी कम यहां से निकली, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अच्छा 2 से 1 जाओगे तो एनर्जी ज्यादा होती है, जब एनर्जी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ कम, इसलिए आंसर बस सेकंड ही है। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इक्वल बॉन्ड ऑर्डर, तो आप क्या करो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज चेक कर लो, बराबर आ जाएगा, एमओटी लगा देना। क्वेश्चन नेक्स्ट, K2Cr2O7 का जब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो देखो इस रिएक्शन को, ये भी आपकी बुक में है, एनसीईआरटी में आपको बताऊं, इसलिए जाते वक्त ये पेपर आपको बता दूं बहुत हाई फाई नहीं बनाया गया है, ये इस तरह का पेपर सेट किया गया है जिससे आप में कॉन्फिडेंस जगे, आप घबराए नहीं कि साहब नीट का टेस्ट कैसा आएगा कैसा नहीं, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और अपनी बुक को मैं तो कहता हूं, देखो वैसे तो जब हम भी जहाँ कहीं पढ़ाते थे तो उसी के लिए कहते, चाहे हम बंसल में पढ़ाओ चाहे कहीं भी पढ़ाओ, ठीक है, तब तो हम भी कहते थे वो मॉड्यूल करना ये करना, लेकिन आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 40+, और आपको बता देता हूं कि पिछले 2-3 साल में तो 43-44 क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से एज इट आ रहे हैं नीट में, इवन आईआईटी जेई मेन एग्जाम में। तो आप ध्यान रखना कि बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप एनसीईआरटी की बुक को मेन मानकर तैयारी कीजिए, ठीक है, और उसी के रेस्पेक्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रहा है, जैसे वहां पर ये थर्मल डिकम्पोजिशन डी एंड एफ ब्लॉक में एलिमेंट में जब K2Cr2O7 को हीट किया जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं 250 के आसपास टूट जाता है, तो एक तो कन्वर्ट होता है ये K2CrO4 में, एक ग्रीन पाउडर बनता है Cr2O3 और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, बस यही पूछिए। तो देखो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई इनकरेक्ट, पहला इट इज ए रिडॉक्स, बोले हाँ है, क्रोमियम +6 से किस में बदल रहा है +3 में, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है -2 से, और 0 में गैस निकल रही है, बिल्कुल है साहब। क्रोमियम इज रिड्यूस, बिल्कुल है। क्रोमियम इज डिस्प्रोपोर्शनेट, वो गलत है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो ही नहीं सकता, क्रोमियम कितने यहाँ पर +6, तो डिस्प्रोपोर्शनेट में हायर भी जाना चाहिए, लोअर वो पॉसिबल नहीं, यही गलत है। और सी इज पैरामैग्नेटिक, ये जो दे रखा है ना सी गैस, ध्यान रखना एमओटी लगा चेक कर लेना, O2 गैस से कहती होती है पैरामैग्नेटिक, करेक्ट आंसर, इसलिए सी इसका क्या है इनकरेक्ट। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम गैलेना। आप गैलेना किसको बोलते हैं पीबीएस को, अब मैं बार बार बताता रहता हूं, आपको ध्यान रखना, सिनेबार, पीबीएस और कॉपर ग्लास, और क्या है कॉपर ग्लास Cu2S, इनसे मेटल का आइसोलेशन किया जाता है सेल्फ रिडक्शन से, यानी रोस्टिंग के दौरान हम इसको क्या करते हैं हीट करते हैं जिससे ऑक्साइड बनते हैं, और वो ऑक्साइड उसी टेम्परेचर पर इस सल्फाइड को रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए मेटल मिल जाता है, क्या कहते हैं आप इसको सेल्फ रिडक्शन। तो यही गलत है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं करते, ये एस ब्लॉक के लिए ध्यान रखना, या एल्यूमिनियम के लिए। फोर्थ फ्लोटेशन करते हो सल्फाइड के लिए, रोस्टिंग आपको करनी पड़ेगी सल्फाइड के लिए, और क्या नाम है इसका सेल्फ रिडक्शन, इसलिए ये गलत है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं करते। जियोलाइट का ट्रीटमेंट करते हैं जब सोडियम, जियोलाइट समझते हो ना, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम सिलिकेट्स, उसको कहते हैं, जब हार्ड वाटर में डाले जाते हैं तो हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन होते हैं वो जियोलाइट के सोडियम आयन से रिप्लेस हो जाते हैं, इसलिए हार्डनेस को कम करने में या उस हटाने में आती है। सेलेक्ट करेक्ट केमिकल रिएक्शन, देखो ध्यान रखना, जो एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE से ज्यादा, वो एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड है, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस नहीं देते, इनकरेक्ट है। कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से लगा कराते हो तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा और NO गैस आती है, ध्यान रखना, डाइल्यूट के संग NO, और कंसंट्रेट यदि लिख देता तो NO2, ये सही रिएक्शन है, करेक्ट है ये भी गलत है, इसको भूल मत जाना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको समझा देता हूं। देखो इधर होने को तो बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, लेकिन आपको ऐसे पॉइंट कम से कम इस तरह के जो खास रिएक्शन है वो हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि पी ब्लॉक अपने आप में बहुत बड़ा है। तो कॉपर +2 आयन की ये 2 रिएक्शन, एक तो आयोडाइड और एक साइनाइड आयन, ये क्या है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए कॉपर को किस में रिड्यूस कर देते हैं +1 में, और आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं तो I2 बाहर निकल जाती है, और साइनाइड की कराते हैं तो साइनोजन गैस बनती है, इसलिए जब इसकी रिएक्शन कराओगे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लिख देता हूं, तो कॉपर को रिड्यूस करना +1 में लिया ना, और +1 में लेकर आओगे तो CuCN, और ये 4 और +1 में मतलब -3 चार्ज आएगा, इसलिए K3 बनेगा, 2 नहीं, और ये कौन सी गैस बाहर निकलेगी साइनोजन, ऐसे, ये भी गलत है। कॉपर सल्फेट की अमोनियम, ये बढ़िया रिएक्शन 2-3 बार दे चुका हूं, जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो डीप ब्लू कलरेशन आता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड आयन, ये वाला टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड आयन बहुत ही डीप ब्लू कलर का कंपाउंड है, स्वज्य रिएजेंट भी कहते हैं,
जो कि गुड सॉल्वेंट है, वो तो ये भी आपके पास में गलत लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स बनता है, इसलिए ये की सही है 1+C। क्वेश्चन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, एक तो इसका बताना है, एक इसका रेस्पेक्टिवली। देखो एक बार ध्यान से समझा देता हूँ। तो पहले में तो लगा हुआ है साहब आपके पास में वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए वीक फील्ड लगाओगे Fe+3 के साथ, तो डी में पेयरिंग करनी नहीं है, और Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, +3 के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 3D में 5, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टेडल में dd स्प्लिटिंग आप इस तरह से करते हो, पांचों इलेक्ट्रॉनों को एक 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 करके भर दो, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 के लिए कितना हो जाएगा 5 पॉइंट इतना। और क्रोमियम, अब देखो इधर क्रोमियम की +3, क्रोमियम +3 में यदि हो, ध्यान से समझिए, तो उस केस के अंदर लिगेंड चाहे कैसा भी हो, डी में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सभी ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स इनर, इसलिए 3 इसका, तो 3 का कोडिंग आ जाएगा 3 पॉइंट, ये आंसर डी। नेक्स्ट पूछा, करेक्ट वेवलेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब विजिबल रीजन में से ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको भी क्वेश्चन को समझना, आप ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे मैं आपको फिर बता देता हूं, चाहो तो आपके पास में बुक हो एनसीईआरटी तो खोल सकते हो, उनमें ये सारे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेशन से लिया गया क्वेश्चन है, नया नहीं बनाया है मैंने, देख लेना आप क्वेश्चन देखिए। अब आप फिर समझना किताब इनकी वेवलेंथ, तो आपको एक बात पता है कि एनर्जी का वेवलेंथ का ये रिलेशन है, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन ये है। अब यहां पर एनर्जी से क्या मतलब है, ये सब के सब ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स हैं, तो T2G EG में जितना डिफरेंस ज्यादा होता है, जितना ज्यादा डिफरेंस होता है उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, समझ लो आप, और एनर्जी जितनी चाहिए तो वेवलेंथ ज्यादा कम होगी, ठीक है। अब इसमें पूछा है करेक्ट ऑफ द वेवलेंथ, अब इनकी एनर्जी चेक कर लो आप, तो सबसे ज्यादा देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसके अंदर है, वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड तो है इसके अंदर साइनाइड, तो सबसे ज्यादा डेल्टा ओ, डेल्टा ओ, या जैसे एनर्जी की बात करूं सबसे ज्यादा तो किसके अंदर आएगी, साइनाइड में, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ को लिखना सबसे कम। दूसरे इसके बाद में एक H2O है, एक आपके पास में ऑक्जिलेट है, एक EN है, उसके बाद में कौन सा लिगेंड है, EN। फिर उसके बाद में अच्छा H2O में, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, डोनर साइड तो सेम है लेकिन ये चीलेटिंग लिगेंड है, इसलिए ऑक्जिलेट आयन की आएगी, उसके बाद में H2O की, तो वेवलेंथ ऐसे तो सॉरी एनर्जी इस तरह से, तो वेवलेंथ उल्टी, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी लिखना, वाटर की, वाटर की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्जिलेट की थोड़ी कम, फिर EN की और थोड़ी कम, और सबसे कम किसकी लिखेंगे, साइनाइड की, मैच कर दो आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। फिर पूछा है कि द एलिमेंट विच मैक्सिमम एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इन रेस्पेक्टिव ट्रांजिशन सीरीज। अब ध्यान रखना 3D सीरीज, फिर आपको पता है ना कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करते हैं, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर एटम, तो किसी डी सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिडिल एलिमेंट तक बढ़ते हैं, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके बाद कम होने लग जाता है। लेकिन ये जो मैग्नीज सीरीज है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ज्यादा स्टेबल होता है, तो ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्ड बनाने की एबिलिटी या टेंडेंसी पुअर होती है, इसलिए इनमें वीक होता है। तो एक तो क्रोमियम फैमिली, क्रोमियम के नीचे आता है मोलिब्डेनम, और उसके नीचे आता है साहब टंगस्टन, इनके ज्यादा। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं कि 3D में बहुत बड़े बड़े एक्सेप्शन है, इसलिए ध्यान रखना, वेनेडियम और क्रोमियम में भी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा वेनेडियम का ज्यादा ही होता है क्रोमियम से, चेक कर ले और एनसीईआरटी बुक और अदर रेफरेंसेस, थोड़ा सा, हालांकि ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यदि आपको एक ध्यान देते हैं। और जो लास्ट एलिमेंट है सीरीज के, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, इसलिए उनके सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपनी सीरीज में। तो देखो फर्स्ट में निकिल और क्रोमियम गलत, निकिल को मैं मान भी सकता था लेकिन यहाँ, सॉरी क्रोमियम को मैं मान भी सकता हूं लेकिन निकिल नहीं, जिंक लिखता। मोलिब्डेनम और सिल्वर, मोलिब्डेनम तो है लेकिन सिल्वर नहीं, कैडमियम आता, मैग्नीशियम है नहीं आपके पास में, वीक है, इसलिए आंसर टंगस्टन एंड मर्करी। फिर फॉर द KMnO4 K2NO4 फॉर द कौन सा रिएजेंट है, तो यहाँ पर K2MnO4 को KMnO4 में बनाने के लिए इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, CO2 नहीं, बस क्लोरीन एक ही था इसके अंदर, ओनली क्लोरीन, ये तो खुद ही अपने आप रिड्यूसिंग एजेंट है, +4 ज्यादा स्टेबल है, कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, स्टेनस स्टेनिक बदल जाता है। ब्लू कलर फॉर्मेशन ऑफ द H2O2 विद, देखो एसिडिफाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्रोमियम डाई परऑक्साइड, इसमें ब्लू कलर, डीप ब्लू कलरेशन भी आता है, इसमें और जो क्वेश्चन आता है मैं आपको समझा देता हूं, कई बार तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछते हैं कि साहब वो डीप ब्लू कलर का जो कंपाउंड बनता है उसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंटर एटम की, तो आप आंसर क्या देना, +6, 10 मत लिख देना, तो क्रोमियम की +6 से ज्यादा होती ही नहीं है, तो कितनी आएगी, केवल +6। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, कुछ ऑर्गेनिक के बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं आप, इनको थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28, ये देखो इथाइल आयोडाइड, ध्यान से देखो, तब ये है इथाइल आयोडाइड, रिएक्शन कराई मैग्नीशियम और ईथर से, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देता हूं, क्या बना देता हूं इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये ए। अब इसकी रिएक्शन कराओ आप किस पे,
प्रोपेनल पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। तो ये सब बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, ये जो ग्रिग्नार एजेंट है बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, इसका अटैक कराओ यहाँ पर और फिर हाइड्रोलाइसिस करा देना, इसलिए आपके पास में सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा इस फॉर्म में। इधर देख लो अब आप, ये तो OH को बदल देना और ये इथाइल जो ग्रुप है यहाँ लग जाएगा। ये कंपाउंड है आपके पास में B। जब आप इस पे कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो डिहाइड्रेशन होगा। अब ये एक बार देख लो, डिहाइड्रेशन में सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है, फिर वाटर बाहर निकल जाता है, ये कैटायन बनता है। पहले इनिशियल बनेगा ये कैटायन, लेकिन दोस्तों खास बात ये है कि इसके अंदर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि इससे ज्यादा 1,2 हाइड्राइड यहां से शिफ्ट करा लो H का, इससे ज्यादा स्टेबल बनता है। क्यों ज्यादा स्टेबल? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। ये कैटायन, ये भी हालांकि सेकेंडरी है, इधर देख लो, ये भी सेकेंडरी था 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, बट मोर स्टेबल बिकॉज इट कंटेन 5 अल्फा हाइड्रोजन एंड द फर्स्ट कंटेन ओनली 4 अल्फा हाइड्रोजन। देयरफॉर माइग्रेशन या जिसको शिफ्टिंग कहते हैं या हाइड्राइड शिफ्टिंग कहते हैं वो भी होती है। अब पढ़ के सुनाता हूं। और फिर आपको पता है वाटर ये H बाहर निकाल के एल्किन बन जाएगी। कौन सी एल्किन बनेगी? पेंटीन। मेजर प्रोडक्ट बनेगी 2 पेंटीन, होने को तो फर्स्ट पेंटीन बन सकती है। देखो क्वेश्चन, कंपाउंड B इज ए सेकेंडरी अल्कोहल, सही बात है। नो रीअरेंजमेंट इन इंटरमीडिएट स्पीसीज फ्रॉम B to C, गलत है। होगा साहब, होगा, ध्यान रखना, सेकेंडरी में बट मोर स्टेबल, तो ये इसमें गलत है। आपको यही बताना था, इनकरेक्ट, ये गलत है। अगला, पेंटोइन इज द मेजर, करेक्ट है। कंपाउंड A विल बी सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जब भी कार्बन मेटल के संग जुड़ेगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम और मेटल, देयरफॉर दे एक्ट एज ए गुड सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जहां भी कहीं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अटैक करा दो, समझ गए। अगली क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए ये भी आप ये सब बुक से लिए हैं, मैं आपको बता दूं, अलग नहीं है, बस केवल लिखवाया है मैंने कि भाई इनको ढंग से थोड़ा सा टाइप करते जिससे स्टूडेंटों को हेल्प मिले और उनको ये रिएक्शन याद हो जाए, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पैटर्न ही बदल गया है। नीट में जेई में वो ऐसे एक एक रिएक्शन नहीं पूछते। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, अब उनको पता है क्या है, आपको पता है कि 45 क्वेश्चन आने, जेई में तो और भी 25 भी आने, और चैप्टर भी 45 के आसपास, यदि छोटे मोटे सबको काउंट करें तो कहां से 15 को ऑर्गेनिक के खुद के यदि शुरू करते हैं ना, नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म और ये सब बातों को ऐड किया जाए तो 15 से ज्यादा चैप्टर है ऑर्गेनिक में, फिर वो कैसे पूछे सबको। इसलिए आजकल ऑर्गेनिक का पैटर्न ही ये कर दिया है एग्जामिनर ने। ऐसे लिखने से पता है कितनी एग्जाम चैप्टर हो जाते हैं उसके, बहुत से चैप्टर, 3-4 चैप्टर एक रिएक्शन में आ जाते हैं, खत्म लो साहब, बोले एक क्वेश्चन हुआ, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन कई बन गए इसमें। इसलिए ऑर्गेनिक की लैंग्वेज ही आजकल ये चलती है। आप देखना पुराने पिछले 5-7 साल के पेपर, उसमें आपको 5-7 क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, बेंजीन की रिएक्शन, ये भी आपके एल्डिहाइड कीटोन से लिया गया है। बेंजीन पर जब रिएक्शन कराते हैं CO प्लस HCl की इन प्रेजेंस लुइस एसिड, तो बेंजल्डिहाइड बनता है। गटरमान रिएक्शन नाम था, एक बार ध्यान से देख लें। एल्डिहाइड फॉर्मेशन की रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड बनता है। फिर उसको क्या कराओ, कंसंट्रेटेड NaOH। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो ऐसे एल्डिहाइड की रिएक्शन करा दी जाए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है कैनिजरो, जिसके अंदर साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। और जिसके अंदर साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है एक ही एलिमेंट का, उसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो एक तो सोडियम बेंजोएट बन जाएगा या बेंजोइक एसिड बोल सकते हो, और एक बेंजाइल अल्कोहल। पढ़ के सुनाता हूं, कंपाउंड A इज बेंजल्डिहाइड, करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको इनकरेक्ट ही बताना है। A to B इज ए डिस्प्रोपोर्शनेशन, करेक्ट। क्या नाम है? कैनिजरो। रिएक्शन का क्या नाम है दोस्तों? कैनिजरो, भूल मत जाना। तीसरा, ये फॉर्माइल, ये जो ये रिएक्शन करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो फॉर्माइल कैटायन ही बनता है। फॉर्माइल कैटायन अटैक ऑन बेंजीन, सही है। तो इसके अंदर पूछा है इनकरेक्ट कौन सा, बोलो कोई भी नहीं है, इसलिए आंसर क्या लिखोगे? डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसकी रिएक्शन कराइए साहब आप किससे? NaOH के साथ फ्यूज करो और फिर डाइल्यूट एसिड डालो। पहले समझना, ये साहब आपके पास में बेंजीन सल्फोनिक एसिड कुछ भी नहीं दे रखा हो, कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन कराया करो? एसिड बेस। इसका एसिड और इसका बेस, तो सबसे पहले साहब क्या करा दो, इसको सोडियम सल्फोनेट बना दो, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट। ठीक है, फिर क्या कर दिया? फ्यूज कराओ। अब जब फ्यूज कराते हैं, ध्यान से सुन लो, फ्यूज का मतलब समझते हो, ये भी आयनिक कंपाउंड है सॉलिड और ये भी सॉलिड। अब आप इसको इतना हीट करो जिससे मेल्ट हो जाए, और जैसे ही फ्यूज हो जाएगा ना, तो ये सोडियम सल्फाइड, जैसे आप लिखते हो ना डिकार्बोक्सिलेशन, उसी तरह से सोडियम सल्फाइड को तो करो बाहर, सोडियम सल्फाइड को, और क्या बन गया? फिनॉल। अब फिर मैं आपको बता दूं, फिनॉल नहीं बनाना, गलती से मत बना देना, क्योंकि मीडियम क्या बचा हुआ है यहाँ पर? बेसिक। इसलिए बेसिक मीडियम में कभी एसिड नहीं बनता है, तो आप फिनॉल का शॉर्ट लिखना, सोडियम फिनेट बनेगा ये। ठीक है, और फिर बोले डाइल्यूट एसिड डाल रखा है, अब बना लो।
अब डाइल्यूट एसिड डाल रखा है तो वो सोडियम को हटा देगा और फिनॉल बन जाएगा, ये कंपाउंड ए है यहाँ पर फिनॉल। फिर उसके बाद में क्लोरोफॉर्म और KOH बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको कहते हो राइमर टीमान रिएक्शन, जिसमें मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड, मेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, अदरवाइज पैरा भी बनता है। और फिर करा देना ब्रोमीन वाटर। अब आपको बता दूं जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हैं उसमें जो हेलोनियम आयन होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हैं, और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटर से रिएक्शन कराते हो, एक्टिवेटर रिंग पर अटैक करता है तो डीएक्टिवेटर को हटा देता है, इसलिए इसकी रिएक्शन कराओगे तो ऑर्थो मेटा ऑर्थो सभी तो ऑर्थो पोजीशन और सभी पैरा पोजीशन पर यदि कोई ग्रुप है उसे भी हटा दीजिए, इसलिए व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बता देता हूं आपको, हालांकि बुक में से बहुत से स्टेप में चेक करेंगे। तो पहला कंपाउंड सी इज ए व्हाइट पीपीटी, सही है, ये रहा क्या है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। कंपाउंड बी इज मेनली पूछा है इसलिए सही है, बाकी पैरा भी बनता है, ठीक है, क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा प्रोडक्ट है। कंपाउंड ए इज कार्बोलिक एसिड, किसे कहते हैं कार्बोलिक, ध्यान रखना फिनोल को ही, फिनोल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, तो ऑल आर करेक्ट। फिर एक क्वेश्चन और देखो इधर ध्यान से, कार्बोलिक एसिड का ही नाम है, फिनोल का ही नाम कार्बोलिक एसिड है, ध्यान रखना। और कार्बोनिक पूछ लेता तो H2CO3, H2CO3 को कहते हैं कार्बोनिक, और कार्बोलिक किसे कहते हैं, फिनोल को, ध्यान रखें यार। क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूं, देखो इधर ये सब आपके पास में बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, ये लिख दिया बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, ये रहा N2Cl, इसकी रिएक्शन कराओ क्यूप्रस साइनाइड से H2O, यानी सैंड मेयर रिएक्शन हो गई, तो सैंड मेयर थे इसको हटा के CN लगा दोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या कर दोगे, इसका बेंजोइक एसिड में बदल देना, ये कंपाउंड है A। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है N3H हाइड्रोजोइक एसिड की H2SO4 के प्रेजेंस में, सिमिट रिएक्शन इसका नाम है, जिसमें CO2 और N2 बाहर निकलती है और क्या बन जाता है आपके पास में प्राइमरी अमाइन का मतलब एनिलीन बन जाती है B। फिर इस पे वापस और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म और KOH, इसमें क्या नाम है इसका, आइसोसाइनाइड टेस्ट, हालांकि एलिफेटिक के कंपैरिजन में थोड़ा कम आता है, आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ लॉन पेयर है ना, ये पुअर बी के बजाय उनसे ये बन रिएक्शन होती है, इसके अंदर ये भी इलेक्ट्रो बेसिक भी तो है ये न्यूक्लियोफाइल, इसलिए क्या बनती है फिनाइल आइसोसाइनाइड, ऑफेंसिव स्मेल के, बैड ऑर्डर, इसलिए पहचाना जाती है। तो देख लो इधर ध्यान से, पहला इनकरेक्ट बताना है, कंपाउंड सी हैज ऑफेंसिव या बैड स्मेल, सही है साहब, ये बना था फिनाइल आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। कंपाउंड बी इज एनिलीन, सही है साहब। कंपाउंड ए इज फिनाइल साइनाइड, ये गलत है, क्या है फिनाइल साइनाइड जब होता जब मैं हाइड्रोलिसिस नहीं लिखता, हाइड्रोलिसिस लिखता तो बेंजोइक एसिड है। और B2C इज ए राइमर्टीमान, सही लाइन बी से, और जो सी कन्वर्ट हुआ है क्या नाम है उसका, B2C इज ए राइमर्टीमान रिएक्शन, राइमर्टीमान रिएक्शन। देखो इधर ध्यान से, इनकरेक्ट बताना था, तो ये कौन सी है, आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्या है ये आइसोसाइनाइड टेस्ट। अगला क्वेश्चन कैल्शियम, तो ये B2C राइमर्टीमान रिएक्शन, ये जो बी है और उससे सी पर आइसोसाइनाइड टेस्ट है इसका एनिलीन का, राइमर्टीमान नहीं, इसलिए आपके पास में इनकरेक्ट में एक तो ये बोलना फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये भी इनकरेक्ट है, और ये जो राइमर्टीमान रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखें इसमें क्या क्या नाम है इसका, इसका नाम है यहाँ पर आइसोसाइनाइड रिएक्शन। राइमर्टीमान तो फिनोल की होती है, याद रखो किसकी होती है, फिनोल की, इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 में थोड़े करेक्शन कर लेना की में, एक तो इनकरेक्ट आपके पास में ये भी है और एक ये भी है, राइमर्टीमान मत बोलना, आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं इसे, की में सही कर लें अपनी में, ठीक है, उसकी में लिख रखा है। फिर दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराओ, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो साहब एसिटिलीन बनेगी, रेड हॉट ट्यूब से पास कर देंगे तो क्या बन जाएगी बेंजीन, और ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो तोड़ देना जिससे ग्लाइऑक्सेल बनते हैं, पढ़ लीजिए नाम। पहला कंपाउंड ए H2 पाई एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, सही है, एसिटिलीन काउंट कर लीजिए साहब, आप सही लिखा हुआ है। देखो इसके अंदर मैं आपको चेक करा दूं, कंपाउंड ए हैज 2 पाई एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, सही है, एक सिग्मा यहाँ भी है। दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन बी, सही है, बेंजीन में सही होती है ये बात। तीसरा ए इज सेकेंड मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज, ये गलत है, सेकेंड मेंबर क्यों है, फर्स्ट है, तो आपको पता है इससे छोटा कोई एल्काइन ही नहीं होता, यही गलत है। और कंपाउंड सी इज इथेन डाइएल, ये भी सही लिखा हुआ है, इथेन डाइएल और ग्लाइऑक्सेल। आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल बट नॉन रिजोलेबल, अब समझना कायरल मॉलिक्यूल तो फर्स्ट भी है, लेकिन नॉन रिजोलेबल का मतलब समझते हो, जिनके रेसेमिक मिक्सर में से डी और एल को सेपरेट नहीं कर सकते उसे कहते हैं नॉन रिजोलेबल। अच्छा ये जो इथाइल मिथाइल अमाइन होते हैं ना, मैं आपको फिर एक बार समझा दूं, नाइट्रोजन का ये जो फोर्थ है ना, ये लोन पेयर, ये फोर्थ वैलेंसी की तरह बिहेव करता है, इसलिए मॉलिक्यूल कहते होते हैं ये कायरल। लेकिन इनके अंदर क्या है, फ्लिपिंग हो जाती है, फ्लिपिंग समझते हो ना, उल्टे हो जाते हैं, ये एनर्जी डिफरेंस कम है, ये ग्रुप उल्टे जैसे अम्ब्रेला हो जाते हैं ना उसके जैसा, ये C2H5 ऊपर, ये इधर और H।
अच्छा, इनमें क्या है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है sp2 के जैसी, आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। तो ये क्या है, एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से इनका फ्लिपिंग हो जाता है। अब इनमें एक डी और एक एल, इतनी कम एनर्जी जो टक्कर से ही मिल जाती है, इसलिए आप इन दोनों को रैसमिक मिक्सर से सेपरेट नहीं कर सकते। तो आंसर यही बोलना, नॉन रिजोल्वेबल। विच लिखा है, विच करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फोर्थ मेंबर ऑफ चालकोजन। आप ध्यान से सुन लो, आप चालकोजन किसको कहते हैं बोलो। हाँ, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली को कहते हैं चालकोजन, ऑक्सीजन सल्फर, क्योंकि ये क्या है जो होते हैं ना, और उनमें मेनली मिलते हैं, इसलिए इनको दोनों को चालकोजन फैमिली को ऑक्सीजन और सल्फर मेनली मिलती हैं। अच्छा, इसका पूछा है आपसे कौन सा मेंबर, फोर्थ। अब सुनो, ये तो ऑक्सीजन फर्स्ट मेंबर, सल्फर, सिलेनियम और ये टेलुरियम, ये था। अब आपके पास में फोर्थ मेंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो, 2s2 एंड 2p4। पहले, इससे पहले प्रीसीडिंग गैस कौन सी आएगी, हीलियम, यहाँ पे नियोन, यहाँ आर्गन, और यहाँ पे लगाएंगे क्रिप्टॉन। और एन की वैल्यू इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 और इसके लिए 5। अब जब 5 लिखोगे ना, 5s2 और 5p4, तो आपको पता है 4d भी आएगा, इसलिए आंसर ये वाला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस कर रहा हूं, देखो 35। द गैस विच हैज हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, याद रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर उस गैस का ज्यादा होता है जो इजीली लिक्विफेबल होती है। तो यानी अट्रैक्शन चेक कर लो, तो CO2 इन सब में इजीली लिक्विफेबल कौन सी है, CO2, इसी का क्रिटिकल टेम्परेचर। लिखा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यूजफुल। क्रोमेटोग्राफी किसके लिए आती है एक्चुअल में, जिनमें एडजॉर्प्शन, अलग अलग एडजॉर्प्शन बैंड बन रही है, पर्टिकुलरली कलर्ड कंपाउंड यानी हो ना, तो उनके लिए बढ़िया, जैसे प्लांट में क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीन वगैरह, उनको बहुत अच्छी टेक्निक है। विच हैज हायर एंट्रोपी, एंट्रोपी पहली बात तो गैस है सभी, उसमें भी देख लो, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा, किसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रोबेबिलिटी, या ऑल पॉसिबल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इन स्पेस इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। और वो मूवमेंट है ना, मूवमेंट, उन्हीं को तो एंट्रोपी कहते हो, डिसऑर्डर्ड, इसलिए CO2 इनकरेक्ट। बेरिलियम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन मैग्नीशियम ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। बस यही गलत है दोस्तों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, मैग्नीशियम से वीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग नेचर बढ़ती है। हाँ, लिथियम यदि यहाँ होता तो बात बनती, तो लिथियम अपने ग्रुप में हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बाकी सब सही है। बेरिलियम फॉर्म कॉम्प्लेक्स ड्यू टू स्मॉलर साइज, सही बात है, फर्स्ट एनर्जी ज्यादा होती है। मैग्नीशियम का एल्कलाइन होता है हाइड्रोक्साइड, और बेरिलियम का एम्फोटेरिक, बाकी सब। CH बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो देखो, एक तो इथेन, इथेन में sp3, इथिलीन के अंदर कौन सा है साहब, ये sp2, और इथाइन के अंदर कौन सा है, sp। तो ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अच्छा, एक इथाइन है, एक ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन के अंदर तो फिर वही sp3 चला गया, इसलिए आंसर क्या बोलना, इथाइन। हाउ मेनी SS एंड PP बॉन्ड इन रोम्बिक सल्फर एंड इन व्हाइट सल्फर रेस्पेक्टिवली। तो देखो, रोम्बिक एंड इन व्हाइट सल्फर रेस्पेक्टिवली। रोम्बिक सल्फर तो आपको पता है ना, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, क्राउन टाइप की, ऐसे देखो इधर, ये सल्फर पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होती है ऐसे, ये तो साहब एसिड है, सल्फर सल्फर है सभी, एसिड एसिड। ठीक है, पूछिए साहब बताओ कितने एसएच के बॉन्ड, तो यही से लगा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें, और ये फॉस्फोरस है। आप ध्यान रखना, देखो मैं आपको बताऊं, फॉस्फोरस में 60 डिग्री का एंगल है, 3 तो होते हैं ये प्लेन में, और चौथा फॉस्फोरस, अब मैं यहाँ बोर्ड पे कैसे दिखाऊं आपको, 2D है ना मेरे पास, तो 3D में होता तो ये ऊपर है, और इसमें बॉन्ड भी है, इसके अंदर ही बॉन्ड भी है, इसी और इसके अंदर भी बॉन्ड है, समझ लो। इसको वैसे जनरली हम बुक में जैसे 2D दिखाते हैं आपको, तो ऐसे लिख देते हैं, एक्चुअल में सभी आइडेंटिकल है, ध्यान रखना। आप बोले हर फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रखी है, ठीक है, 1 2 3 इसके ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 और 3 इसका, सबके 3 3, तो 4 बॉन्ड तो ये है ही, 1 2 3 4, और ये 5 और ये 6, तो इसके अंदर 8 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करेक्ट अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट लो प्रेशर द इट इज लेस देन 1। बिल्कुल सही है, लो प्रेशर रहेंगे तो लेस देन 1, इसका मतलब मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेंट, इसलिए लिक्विफाई होती है। एट हाई प्रेशर मोर देन 1, अच्छा जब मोर देन 1 होता है तो रिपल्सिव फोर्सेज स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, इसलिए गैस रिपल्सिव का मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका, इसलिए दोनों ही सही है, ये गलत है आपके पास। फिर है वॉल्यूम ऑफ 0.1 MnO3 रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 0.1 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दो, कुछ नहीं करना है, लॉ ऑफ क्या लगा दीजिए, इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है साहब, देखो इधर कुछ नहीं करना, कि एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने हैं। तो देखो इधर आपको लिख रखा 0.1 मोल, तो ग्राम इक्विवेलेंट लगाओ बेरियम हाइड्रोक्साइड का, 0.1 मोल एक्स फैक्टर 2, इतने ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर भी ग्राम इक्विवेलेंट लगा दीजिए, किसका लगा दीजिए आप, HNO3 का। HNO3 का कितना मोल दे रखा है, मोलरिटी 0.1 एक्स फैक्टर 1, और ये रहा वॉल्यूम लो साहब, ये वॉल्यूम सीधा ही आ गया 2 लीटर, आंसर खत्म।
ये रहा। फिर व्हाट इज द पीएच ऑफ 10 की पावर -8 MnOH। अब देखना इसमें ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेशन से लेना, क्योंकि OH आयन की कंसंट्रेशन इतनी तो इसके अंदर है, इतनी वाटर के अंदर है, ध्यान रखना। इसलिए OH आयन की कंसंट्रेशन इतनी आएगी, ये आती है 11 × 10 की पावर -8। इसका लेते हो पीओएच, तो ये आती है आपके पास में 8 में से कम कर दो इसको, तो ये आएगा करीब 6.96। ठीक है, ये पीएच है और पीओएच है, और पीएच पूछेंगे तो 14 में से कम करो तो 7 से थोड़ी सी ज्यादा, और वैसे भी बेस है इसलिए 7 के से थोड़ी सी ज्यादा वाले को टिक मार देना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर थर्मल स्टेबिलिटी। अब देखो इधर ध्यान से, आयनिक कंपाउंड है हायर थर्मल स्टेबिलिटी के लिए। फिर ध्यान से देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी यदि आपको चेक करनी है, और यदि पॉली एटॉमिक एनायन है तो आइडियल अरेंजमेंट पे जाया करो। पॉली एटॉमिक समझते हो ना, जिसमें एक से ज्यादा, क्योंकि इनके साइज बहुत बड़े होते हैं, इनके साइज बहुत बड़े होते हैं, तो सीधी सी बात है कि जो मेटल होगा ना लेटिस में, उसका भी बड़ा साइज ही रखना, नहीं तो यदि वो छोटा कर दिया तो इनमें रिपल्सन बढ़ जाएगा। इसलिए मेटल क्या है, बड़े साइज का चेक कर लो। अब इनमें साइज आपको चेक करा लेता हूं। पहला है बेरिलियम, एक है साहब आपके पास में मैग्नीशियम, एक है आपके पास में एल्यूमिनियम, और एक है आपके पास में लिथियम। देखो पहली बात, इन दोनों में चेक कर लो, बेरिलियम का साइज छोटा होता है लिथियम से बड़ा। अच्छा, लिथियम और मैग्नीशियम का कंपेरेबल होता है, लेकिन लिथियम का साइज थोड़ा सा, योर एनसीईआरटी बुक डेटा है, थोड़ा सा बड़ा होता है मैग्नीशियम से। इधर देख लीजिए, मैग्नीशियम +2 में, इसलिए लिथियम बड़ा। और आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज वैसे ही कम हो जाता है, इसलिए सबसे बड़ा कौन सा हुआ, लिथियम। तो मोर स्टेबल सबसे ज्यादा लिथियम। ये क्वेश्चन नंबर 45 देखो एक बार ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है, आपके कोड से लिया गया है D&F से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन डाइक्रोमेट आयन का। पी को फ्यूज किया सोडियम कार्बोनेट और एयर की प्रेजेंस में, इससे येलो कंपाउंड बना। तो आप ध्यान रखना इसकी ये जो है ना क्रोमाइट, और इससे बनाया जाता है Cr2O3 मेनली इसमें। तो जब आप सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करोगे तो येलो कलर का कंपाउंड बनेगा Na2CrO4। फिर आप क्या करेंगे, H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 में डिजोल्व कर लो, फिर क्रिस्टलाइजेशन करो। क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएंगे, Na2Cr2O7। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है K2Cr2O7 का। और इसकी यदि इसके अंदर लेड एसीटेट डाल दे तो लेड क्रोमेट का येलो पीपीटी आ जाता है। क्या क्या है, लेड क्रोमेट का येलो पीपीटी। तो आपसे पूछा है पी, तो वो तो ले लो Cr2O3। ये क्यू क्या बन गया, सोडियम क्रोमेट, ये रहा। ठीक है, फिर ये आपके पास में ऑरेंज रेड किसके बन गए, Na2Cr2O7, जैसे K2Cr2O7 होता है ऐसे ही ऑरेंज रेड। और ये येलो पीपीटी किसका है, लेड क्रोमेट का। तो आंसर साहब आपके पास में बी। तो इसको थोड़ा तैयार करो आप, पेपर नंबर मैंने 6 डाल दिया है आपकी हेल्प के लिए, उसको सॉल्व करना। उसकी अगली क्लास में मैं की डालूंगा, फिर आगे बात करते हैं। ओके, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, ओके बाय।